संबंधित विभिन्न जो एंट्रेंस एग्जाम है उनमें तथा विभिन्न जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं वो अक्सर आते हैं, किन प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं वो उनके अंदर यूज होते हैं, वो सारा का सारा मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1-2 मिनट के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको जो फॉर्मूलाज हैं वो कौन कौन से हमको इसके लिए काम में लेने हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो फॉर्मूलाज जो अपने को काम में आने वाले हैं उनमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या था आपका जेड क्यू, या फिर हम बोल सकते हैं EIT बटा 96,500, या फिर हम इसको बोल रहे थे M बटा N फैक्टर इंटू 96,500 इंटू IT। ठीक है, एक तो आपको फॉर्मूला काम में आने वाला है ये। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं M हम इधर लेके आए तो W बट्टा M जो किसके बराबर था N, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पूछे तो आपको सीधा सा आपको ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर लेना है। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर पूछे तो, अगर मोलों का अनुपात पूछे कि जो दो विभिन्न इलेक्ट्रोड है उनके ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स है उनका जो रेशियो वो क्या होने वाला है, उसके लिए N1 बटा N2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो N फैक्टर 2 बटा N फैक्टर 1। ये आप समीकरण 1 और 2 करके आप आसानी से याद कर सकते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया क्या W1 और W2 का अनुपात, तो वो आप निकाल सकते हैं E1 बटा E2 के हिसाब से। ठीक है, आगे बात सुनिए, अगर W1 अपॉन W2 का मान अगर आपको और पूछे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं N फैक्टर 2 बटा N फैक्टर 1, क्योंकि E1 बराबर क्या है M1 बटा NF1, E2 बराबर क्या है M2 बटा NF2। इसी प्रकार आपको V1 और V2 का भी अनुपात पूछे, क्या पूछे, V1 और V2 का भी अनुपात पूछे, तो वो भी आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखें नंबर ऑफ मोल्स का अनुपात क्या है N फैक्टर, एक मोल के अंदर फिक्स होती है आयतन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, यानी ये भी आप इसके ऊपर बराबर रख सकते हैं NF2 बटा NF1। गाइस आपको ये याद है तो आप इजीली हर एक प्रकार के क्वेश्चन हैं वो जो इस टॉपिक से आने वाले हैं वो आप न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। एक्वस Na2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड तथा कैथोड पर जो गैसें विसर्जित होंगी उनके मोलों का, आयतन का तथा बारों का अनुपात क्या होगा। क्लियर, तो देखें कौन कौन सी गैसें मुक्त होंगी। तो एनोड की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो एनोड के ऊपर चूंकि एक्वस है उस स्थिति में आपके पास आयंस क्या रहेंगे, आयन रहेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा एक्वस की स्थिति में, एक्वस की स्थिति में जो बड़े ऋणायन हैं उनकी स्थिति में सदैव उत्पाद जल के कारण क्या बनता है O2। और कैथोड पर अगर हम बात करें तो S तथा P ब्लॉक मेटल्स अगर हैं तो उस स्थिति में उत्पाद क्या बनता है जल के कारण H2 ये बनता है। तो हमको अनुपात किसका निकालना है O2 तथा H2 जो गैसें मुक्त हुई हैं उनके मोलों का। ठीक है, तो मोलों का अनुपात निकालते हैं तो NO2 बटा NH2 इज इक्वल टू N फैक्टर H2 बटा N फैक्टर O2। क्लियर, N फैक्टर H2 है उसका कितना होता है, एक हाइड्रोजन पे चार्ज एक, तो दो पे कितना रहेगा 2, O2 है इसका कितना होता है 4, तो कितना आ गया 2, यानी NO2 अनुपात NH2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1:2 मोलों का हो गया। अगर हमको आयतन का निकालना है तो आयतन का भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास मोल्स हैं इनका आयतन हमको निकालना है, तो वॉल्यूम O2 बराबर क्या आ जाएगा, इसका मोल एक मोल का आयतन कितना 22.4 लीटर। ठीक है, इसी प्रकार VH2 हमको निकालना है, तो VH2 भी कैसे निकालेंगे, इसके मोल्स कितने आ रहे हैं 2, एक मोल का आयतन 22.4, तो 2 का कितना हो जाएगा 22.2, 2 गुणा 22.4 लीटर। अब दोनों का हमको अनुपात निकालना है VO2 अनुपात VH2 इज इक्वल टू क्या हो गया 22.4 अनुपात 2 गुणा 4, यानी कितना आ गया, सरल अनुपात में बदलेंगे तो इसको 1:2। ठीक है, अब तीसरा हमको इसमें पूछा है कि बारों का अनुपात है वो क्या होगा। बारों का अनुपात निकालने के लिए W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बारों का अनुपात निकालने के लिए, W1 अपॉन W2 बराबर E1 बटा E2 ये अप्लाई कर लो, या फिर N फैक्टर पता है, मोलर मास हमको पता है तो आप आसानी से ये अप्लाई कर सकते हैं M1 बटा M2 NF फैक्टर 1 इंटू NF फैक्टर 2 N फैक्टर 2। ठीक है,
WO2 बटा WH2, तो WO2 बटा H2 क्या आ जाएगा, WH2। ठीक है, यहाँ पे MO2 है, जो मोलर मास है वो कितना होता है 32 अपॉन H2 के लिए 2 इंटू F1 किसके लिए है O2 के लिए, तो O2 का कितना होता है 4, और इस F2 ये किसके लिए हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का कितना होता है 2। देखेंगे कितना आ गया 32 बटा 4 यानी 8 बटा 1, तो WO2 अनुपात WH2 इक्वल क्या आ जाएगा 8 अनुपात 1। यही आपका आंसर है कि एक धातु के लवण के विलयन में 1.2 एम्पियर धारा यानी आई की वैल्यू दी हुई है, कितने मिनट तक 15 मिनट तक प्रवाहित की गई, तो 0.36 ग्राम धातु है वो प्राप्त हुई, यानी W की वैल्यू भी हमको दी हुई है। तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यहाँ पे इसका जो एटॉमिक मास है वो भी आपको दिया हुआ है, m की वैल्यू है वो भी दी हुई है। निकालना क्या है ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, ये सिर्फ आपको क्या है डाइवर्ट करने के लिए है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या बोल दें या फिर चूंकि कोई भी धातु उसके ऊपर चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है n फैक्टर के, हमने बात की थी ना n फैक्टर के। ठीक है, हमको इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n फैक्टर की वैल्यू है वो निकालनी है। हमको जो फॉर्मूला है वो कौन सा निकाल काम में लेना पड़ेगा, n फैक्टर वाला, MIT अपॉन 96,500 इंटू n फैक्टर। n फैक्टर अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा MIT बटा 96,500, अब W किधर लेके आएंगे, किसमें जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब वैल्यू आपको पुटअप करनी है, m का मान रख दिया हमने 96, I का मान रख दिया 1.2 एम्पियर। देखिए यहाँ पे t है वो किसमें दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 15 इंटू 60 बराबर 900 सेकेंड, ये 900 रख दिया बटा में 96,500। ठीक है, अब यहाँ पे W की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 0.36 ग्राम, 0.36 ग्राम। ठीक है, इन दो से ये दो गए, अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है डिवाइड करेंगे तो 6 12 3 36 यानी 0.3, 3 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 32, कितनी बार 32, और यदि यहाँ पे पॉइंट है तो कितनी बार जाएगा 320। ठीक है, अब इसको इसमें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है इसको हम अगर इससे डिवाइड करते हैं तो लगभग 3, और 3 का भाग इसमें 3 बार, क्योंकि ये इसलिए किया है लगभग क्योंकि n जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो किस में आएगी, एक राउंड नंबर आएगी, ऐसे नहीं कि 3.2 आ गया प्लस में, इसलिए तो कितनी आएगी +3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको आ गई। यदि मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के धातु के लवण के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया गया तो निक्षेपित मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के बारों का तथा मोलों का अनुपात क्या होगा। अगर आपको बारों का अनुपात निकालना है तो सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, W किन किन का पूछा है Mg अपॉन WAl इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस आप मोलर मास किसका Mg का बटा मोलर मास Al इंटू आगे क्या लिखेंगे n फैक्टर किसका Mg का और n फैक्टर Al का। ये फॉर्मूला हम लेके आए हैं पहले, थोड़ी देर पहले लिखा था हमने उधर। ठीक है, तो Wmg बटा Wal इज इक्वल टू m, मोलर जो आपका मास है एटॉमिक मास Mg का कितना होता है 24 इंटू n फैक्टर एल्यूमिनियम का 3, एल्यूमिनियम के लिए एटॉमिक मास 27, और n जो आपका फैक्टर है मैग्नीशियम के लिए वो कितना होता है 2। ठीक है, 3 को इससे डिवाइड कर दिया 9 से, 2 को इससे डिवाइड कर दिया 12 से, 4 का इसमें पूरा जाता है 4 3 12, 4 का 3 का पूरा जाता है 3 4 12, 3 3 9 यानी 4/3, यानी जो अनुपात है बारों का वो कितना आ गया 4/3। अगर नंबर ऑफ मोल्स का अनुपात हमको निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने NMG बटा NAL इज इक्वल टू n फैक्टर Al बटा n फैक्टर Mg। n फैक्टर Al का मान है 3, n फैक्टर Mg के लिए कितना है 2। ठीक है, तो ये अनुपात आ गया आपका 3:2। याद रखें मोलों की स्थिति में 3:2 और बारों की स्थिति में 4:3 है वो। अम्लीय जल के विद्युत अपघटन के दौरान यदि NTP पर 2.8 cc
सीसी का मतलब ml, सीसी बोले ml बोले, क्यूबिक सेंटीमीटर। O2 मुक्त होती है तो विसर्जित H2 है उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स का आइडिया हो जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक मोल है उसका आयतन 22.4 लीटर होता है, जितने मोल आएंगे उसको 22.4 लीटर से गुणा कर देंगे, और ml में निकालना तो 22,400 ml से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए H2 का मोल्स निकालना है तो NH2 दिया हुआ क्या है आपके पास O2 बराबर क्या होगा n फैक्टर O2 बटा n फैक्टर H2, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए n फैक्टर O2 का आपको पता है, एक ऑक्सीजन पे 2 चार्ज, तो 2 पे कितना रहेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ गया 4, इसका मान आ गया 2। NO2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको पता है एक मोल किसमें होता है 22,400 ml में, चूंकि ml में दिया हुआ है ना ml में, तो 2.8 ml है उसका कितना मोल होगा, कितना होगा 1 बटा 22,400 इंटू 2.8 मोल, यही होंगे। ठीक है, अगर इसको हम हल करते हैं, ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे देखें, NH2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NO2 इंटू NFO2 बटा n फैक्टर H2। n फैक्टर जो नंबर ऑफ मोल्स O2 के ऊपर रख देते हैं 2.8 बटा 22,400, n फैक्टर O2 का मान रख दिया 4, n फैक्टर H2 का मान रख दिया हमने 2। ठीक है, तो इससे काट दिया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 11, 200 बार, यानी कितना मोल आया 2.8 बट्टा 11, 200 मोल। अब हमको पूछा क्या है विसर्जित H2 का आयतन, तो आयतन हम कैसे निकालेंगे कि एक मोल है उसका आयतन हमको पता है कितना है 22,400 ml, तो 2.8 बट्टा 11, 200 मोल है, इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे 2.8 बट्टा 11, 200 इंटू 22,400, चलो 2 से डिवाइड कर दिया, आया कितना 5.6 ml या cc। सिल्वर कुलोमीटर तथा वाटर कुलोमीटर को श्रेणी क्रम में एक साथ संयोजित किया गया, तो विद्युत अपघटन के अंत में सिल्वर कुलोमीटर है इसका भार 0.108 ग्राम है वो बढ़ गया, तो निकली O2 का आयतन क्या होगा, सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करो, वही आपको किसका निकालना है O2 का आयतन। तो अगर आपको O2 के मोल अगर आपको पता चल जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं NO2। तो इसके लिए n फैक्टर के लिए इसका किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, n1 बटा n2 इक्वल टू n फैक्टर 2 बटा n फैक्टर 1। अब यहाँ पर हमको पता करना हो NO2 का मान, तो हमको क्या करना है निकालना है, अगर ये निकल गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक मोल का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो जितने मोल आएंगे उसको हम उससे गुणा कर देंगे। NAG यानी मोल्स ऑफ सिल्वर कितने रहेंगे, ग्राम में मात्रा हमको दी हुई है 0.108, ठीक है, ये 108 यानी 1000, यानी 10 की घात -3 मोल आ गए। n फैक्टर है Ag का कितना होता है 1, n फैक्टर O2 का कितना होता है 4, मान रख दें NO2 बटा NAG, NAG कितने है 10 की घात -3, n फैक्टर Ag कितना 1, इसका मान 4, तो नंबर ऑफ मोल्स O2 के आगे वो कितने आए 1 बटा 4 इंटू 10 की घात -3 मोल। तब वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आएगा, एक मोल का जितना आयतन है उसको हम किससे गुणा करते हैं, इससे, यानी 22.4 लीटर या 22,400 ml गुणा 1 बटा 4 इंटू 10 की घात -3 ml, ये आपका इसका आ गया आयतन ml में। अगर लीटर में निकालना है 22.4 से गुणा करें, इसका भाग इसमें गया 5600, यानी ये आ गया 5.6 ml। दो श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों में क्रम से अम्लीकृत फेरस क्लोराइड तथा फेरिक क्लोराइड हम भरे हुए समान धारा उसमें प्रवाहित की गई, तो जो निक्षेपित आयरन है उसकी मात्रा का अनुपात है वो आपको बताना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फेरस क्लोराइड है इसका मतलब क्या है FeCl2, क्या है FeCl2, और फेरिक क्लोराइड इसका मतलब क्या है FeCl3, ठीक है। यानी यहाँ पे FeCl2 है, इस स्थिति में हम देखेंगे तो Fe+2 है वो किसमें जाएगा आयरन में, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे जाएगा Fe+3 है वो किसमें जाएगा आयरन में, ठीक है। इसके लिए आपके पास W1 बटा W2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या जो मोलर मास वाला है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधा का सीधा देखते हैं हम W1
किसकी स्थिति में, FeCl2 बटा WFeCl3 की स्थिति में, ठीक है, बराबर E किस स्थिति में, जब FeCl2 है उस स्थिति में, और E कब, जब FeCl3 है उस स्थिति में। तो हमको निकालना तो यही है। अगर EFeCl2 की मान हम निकालें, किस प्रकार से निकालेंगे, इसका मोलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर कितना होगा, Fe+2 की स्थिति में चार्ज कितना है 2, तो बटा 2। अगर FeCl3 की स्थिति में E का मान निकालेंगे तो जो आयरन का जो परमाणु भार है वो बटा यहाँ इस स्थिति में चार्ज कितना है 3, का एन फैक्टर का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो FeCl2 बटा WFeCl3 इज इक्वल टू EFeCl2 का मान कितना m, कितना आयरन का बटा में 2। अब इसके बटा में क्या है m आयरन का, बटा में रहेगा वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या गया 3, कितना आ गया बराबर 3/2, यानी अनुपात आपको पूछे कितना बता सकते हैं आप 3:2। आयरन की मात्रा एक धारा एक श्रेणी क्रम में जुड़े JnO3 के अंदर प्रवाहित की गई, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर 0.54 ग्राम Ag निक्षेपित हो रहा है। निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या होगी, एकदम आसान सवाल है, फैराडे का दूसरा नियम आप अप्लाई करें, W1/W2 वाला, तो आप अप्लाई करेंगे तो W आपको किसकी मात्रा निकालनी है, Cu बटा WAg का मान आपको दिया हुआ है, और साथ में E आपका Cu बटा EAg, वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो WCu बटा WAg का मान 0.54 ग्राम, ECU का मान कितना होता है 63.5/2, ये हमने कर दिया 63.5/2, और EAg का मान 108, तो WCU का मान कितना हो जाएगा 63.5/2 इंटू 108 इंटू 0.54, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 10 की घात -2 यहाँ पे ले लेते हैं, 54 का भाग इसमें 2 बार, यानी कितना आया 4, 63.5/4 इंटू 10 की घात -2 ग्राम। अगर इसको हम करेंगे तो 4 एकम 4, 15 चौक 60, 15 पॉइंट लगभग आ जाएगा आपका 7 इंटू 10 की घात -2 ग्राम, यानी 0.157। कॉपर सल्फेट, बिस्मिथ सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और AgNO3, इनके 1 मोलर विलयन को पूर्ण अपघटित करने के लिए आवश्यक विद्युत मात्रा है वो क्या क्या होगी, इसका अनुपात है वो क्या क्या होगा। 1 मोलर का मतलब 1 मोल 1 लीटर में, ठीक है, 1 मोल पर लीटर, यही हुआ ना, ठीक है। तो हमको पता है कि अब 1 मोलर का निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि इसके तुल्यांक है वो क्या क्या होंगे, क्योंकि अगर हमको तुल्यांकों का पता होगा हमको आसानी से बता सकेंगे, क्योंकि अगर एक तुल्यांक अगर हमको पूर्ण अपघटित करना है तो इसके लिए जो आवश्यक मात्रा 1 फेरड, 2 है तो 2 फेरड, 3 है तो 3 फेरड, ठीक है, ये हम आसानी से बता सकते हैं। हमको मोलर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके तुल्यांक में, और ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट जो किसके हैं कॉपर के इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, सीधा फॉर्मूला, मोल इसके कितना है 1 मोल, एन फैक्टर का मान 2, यानी 2 ग्राम तुल्यांक। इसी प्रकार इक्विवेलेंट आपके बिस्मिथ के अगर आपको निकालने, बिस्मिथ के कितने होंगे देखें, इसके जो मोल्स आपको दिए हुए 1 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्योंकि मोलर 1 दिया हुआ ना, तो एन फैक्टर का मान इसके लिए देखें कितना है, 1 बिस्मिथ के ऊपर कितना चार्ज +3, तो 2 के ऊपर कितना होगा 6, यानी इसका एन फैक्टर कितना आ गया 6, यानी इसके इक्विवेलेंट कितने 6। इसी प्रकार इक्विवेलेंट आपको निकालने हैं एल के लिए, एल के लिए कितना आ गया 1 मोल 3 इसके एन फैक्टर 3, ठीक है। इसी प्रकार अगर इक्विवेलेंट आपको निकालने हैं एजी के लिए, तो एजी के लिए कितने इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके एन फैक्टर का मान भी 1। अब देखें अगर आपको कॉपर सल्फेट आपका है इसकी विलयन का पूर्ण अपघटन करना है तो इसके लिए कितने ग्राम इक्विवेलेंट का पूर्ण अपघटन करना पड़ेगा 2 का, यानी इसके लिए जो रिक्वायर्ड धारा होगी कितनी होगी 2 फेरड, क्योंकि एक इक्विवेलेंट किससे पूर्ण अपघटित होता है 1 फेरड धारा से, 2 से कितने होंगे 2 फेरड। इसी प्रकार 6 के लिए कितने चाहिए 6 फेरड, 3 के लिए कितने चाहिए 3 फेरड, और इसके लिए कितना जाएगा 1 फेरड धारा है वो चाहिएगी, ठीक है। तो विद्युत की धारा है वो क्या क्या होगी, कॉपर सल्फेट के लिए 2 फेराडे, बिस्मिथ के लिए 6 फेराडे, एल्यूमिनियम के लिए 3 फेराडे, और एजी के लिए आपका 1 फेराडे वो चाहिए। अगर इनका अनुपात निकालना है तो सीधा कह सकते हो 2 फेराडे अनुपात 6 फेराडे अनुपात 3 फेराडे अनुपात 1 फेराडे, यानी 2 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 1, या 3 विलयन जिसमें Ag प्लस सिल्वर आयन, कॉपर आयन तथा एल्यूमिनियम +3 आयन उपस्थित है।
इनको श्रृंखला में संयोजित किया गया तथा 3 फेरेड धारा इसमें प्रवाहित की, तो आयनों के निक्षेपण का जो मोलर अनुपात है वो क्या होगा, यानी मोलों का अनुपात आपको निकालना है। क्या निकालना है? मोलों का अनुपात, ठीक है, यानी NAG अनुपात NCU2 प्लस अनुपात NAl+3, ये अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। हमको जो सवाल है वो क्या बोल रहा है, 3 फेरेड समान धारा प्रवाहित की जा रही है, समान धारा प्रवाहित की जा रही है, जिसका मतलब ग्राम तुल्यांकों का अनुपात क्या होगा, सदैव 1:1:1। यानी हम देखें ग्राम तुल्यांकों का अनुपात, देखें ग्राम तुल्यांकों का अनुपात अगर हम देखें तो ग्राम तुल्यांकों का अनुपात क्या होने वाला है, Ag के ग्राम तुल्यांक अनुपात कॉपर 2 प्लस के ग्राम तुल्यांक तथा Al3 प्लस के ग्राम तुल्यांक क्या रहने वाला है, सेम, यानी 1:1:1, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको निकालने हैं, हमने देखा था क्या कि ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू एन फैक्टर, ये होता है। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक जो है वो बटा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, ये होगा ग्राम तुल्यांक बटा एन फैक्टर। क्लियर गाइस? अब देख लेते हैं, तो NAG प्लस अनुपात NCU2 प्लस अनुपात NAl3 प्लस, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कितने है, 1 बटा इसका एन फैक्टर कितना, Ag के ऊपर 1 चार्ज है यानी 1 अनुपात, इसके लिए जो आप देखेंगे तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी, 1 बटा इसके लिए एन फैक्टर का मान 2 या 1/3, क्योंकि एन फैक्टर कितना 3, यानी अगर हम इसको सरल में देखें तो इसको किससे गुणा कर दें, 6 से गुणा कर दें, सरल अनुपात आ जाएगा। तो 6 अनुपात 6/2 यानी 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 का भाग इसमें देंगे 2, 6:3:2 ये आने वाला है। क्यों, समझ गए होंगे आप, 6 अनुपात 6/2 अनुपात 6/3 और ये 2, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये आ गए इनके CuSO4 विलयन से 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम परमाणु कॉपर जमा करने के लिए आवश्यक धारा क्या होगी, ठीक है। तो फैराडे के नियम हमको क्या कहते हैं कि एक इक्विवेलेंट यानी 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने के लिए धारा का मान कितना होना चाहिए, 1 फैराड, ठीक है। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है, 1 ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु बोल दो, मोल बोल दो, ग्राम अणु बोल दो, ये सारे क्या है, एक ही है, यानी 1 मोल। तो अगर हमको इक्विवेलेंट का पता चल जाए तो हम आसानी से धारा का मान है वो बता सकते हैं। तो आप इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांक, मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, ग्राम तुल्यांक बराबर मोल इनटू एन फैक्टर। मोल कितने दिए में, 1, एन फैक्टर का मान कॉपर के लिए, कॉपर पे चार्ज कितना था, +2, यानी कितना हुआ 2, बराबर कितने आगे 2, ग्राम तुल्यांक कितने आगे 2। अब 1 फेरेड, एक इक्विवेलेंट अगर मुक्त करना है तो हमको चाहिए कितनी, 1 फेरेड धारा, तो 2 इक्विवेलेंट के लिए कितनी चाहिएगी, 1 फेरेड इंटू 2 बराबर कितने चाहिएगी, 2 फेरेड धारा। एकदम इजी है। वो है धारा की जो मात्रा एनटीपी पर 5.6 लीटर H2 विस्थापित करती है, कितने ग्राम Ag है वो निक्षेपित करेगी, सिल्वर है वो निक्षेपित है वो करने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो कौन सा करना है, आप कोई भी एक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, सभी फॉर्मूलाज है उसके द्वारा इसके जो मान है वो निकाल सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट हमको पड़ेगा वही हमको काम में लेना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने पास टाइम क्या होता है, बहुत कम। तो गाइस सबसे अधिक जो फॉर्मूला मैं काम में लेने वाला हूं वो यही लेने वाला हूं। क्यों, क्योंकि अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको पता चल गए तो उसकी सहायता से हम आयतन भी निकाल सकते हैं, उसकी ग्राम में मात्रा भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 1 मोल है, इसका मतलब आयतन कितना, 22.4 लीटर, और 1 मोल है इसका मतलब द्रव्यमान कितना, उसका एटॉमिक वेट मास है वो, या फिर उसका जो मोलर मास है वो उसके बराबर। क्लियर, ठीक है। अब अगर हमको 1 मोल का पता है तो जितने मोल होंगे उसको 22.4 लीटर से गुणा कर देंगे, उसका इतना जाएगा। 1 मोल का हमको द्रव्यमान पता है तो जितना हमको मोल है उससे हम गुणा कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। और अगर अनुपात पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा का सीधा हम निकाल सकेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं अप्लाई कर रहा हूं, जैसे n किसका निकालना है हमको, Ag का, Ag बटा n, H2 इज इक्वल टू n फैक्टर, देखिए 2 वाला है, 1 नीचे है 2 ऊपर है, वही ध्यान रखना है।
n फैक्टर H2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, n फैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब हमको NFH2, हमारे पास क्या क्या डाटा है, NFH2, n फैक्टर कितना होता है H2 के लिए 2, n फैक्टर Ag के लिए कितना होता है 1। NH2 का मान अगर हम निकालें तो कैसे निकालें, नंबर ऑफ मोल्स H2 के कितने आएंगे, हमको आयतन दिया हुआ है 5.6 लीटर, हमको पता है 22.4 लीटर है, इसका मोल एक मोल के अंदर 1/22.4, या फिर सीधा का सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं वॉल्यूम गिवन, जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट आपने क्या होंगे बटा 22.4, यानी 5.6 बटा 22.4 यानी 1/4 यानी 0.25 मोल आ गए। ठीक है, 0.25 आप यहाँ पे रखते हैं, NAG बट्टा 0.25 बराबर 2/1, यानी NAG का मान कितना आया 0.25 इंटू 2 इक्वल टू 0.50 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको निकालना क्या है इसके लिए, कितने ग्राम, अगर ग्राम में मात्रा पूछी है तो ग्राम में मात्रा यानी WAG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू इसका मोलर मास। हमने देखा ना, अगर एक मोल का हमको किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, एटॉमिक मास के बराबर। तो जो आपका बचा हुआ है NAG कितना है 0.50 इंटू इसका एटॉमिक मास 108 बराबर कितना है 54 ग्राम, कितनी